उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने में लगी आम आदमी पार्टी भी अब भगवान श्री राम की शरण में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली आम आदमी पार्टी अयोध्या से कल मंगलवार को तिरंगा संकल्प यात्रा शुरू करेगी और इसका शुभारंभ करने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी अयोध्या पहुंच गए हैं। अयोध्या में आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा कल मंगलवार को गुलाबबाड़ी मैदान से निकलेगी और इसका समापन गांधी पार्क में होगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर लगभग सभी दल रामनगरी अयोध्या से अपना चुनावी अभियान शुरू कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के बाद रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के जनसत्ता दल और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने भी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत अयोध्या से की और इसी कड़ी में अब बारी आम आदमी पार्टी की है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का चुनावी अभियान माना जा रहा है और तिरंगा यात्रा की शुरुआत करने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सभाजीत सिंह सोमवार को अयोध्या पहुंचे हैं। सिसोदिया अब यहां से मंगलवार को आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा की शुरुआत करेंगे। वहीं ब्राह्मणों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बाद अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर आई है। आम आदमी पार्टी ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़ने के लिए चाणक्य विचार सम्मेलन का आयोजन करेगी। सम्मेलन की श्रृंखला की शुरुआत 3 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ से की जाएगी और फिर वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद सहित प्रदेश के सभी बड़े जिलों में ये सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। PCS संघ के पूर्व अध्यक्ष और ब्राह्मण चेहरे हरिशंकर पांडे को आम आदमी पार्टी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बीते दिनों यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा था कि बीजेपी का ब्राह्मण प्रेम सिर्फ दिखावा है। जब जब भाजपा सरकार ने ब्राह्मणों पर अत्याचार किया तब तब आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया और उनकी लड़ाई लड़ी। आगे भी वो उनकी आवाज उठाती रहेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन कार्यक्रमों के सहारे आम आदमी पार्टी यूपी जैसे राज्य में जगह बना पाएगी? क्या जातिगत सम्मेलन राजनीतिक पार्टियों को सफलता दिला पाएंगे? वहीं सवाल यह भी कि 15 साल का वनवास काटकर सत्ता में आई बीजेपी अपनी सरकार बरकरार रख पाएगी? और क्या इस चुनाव में महंगी बिजली, बेरोजगारी जैसे बुनियादी विषय मुद्दा बन पाएंगे? खबरनामा में कुछ ऐसे ही धारदार सवालों के साथ आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं से करेंगे आज की डिबेट। एक सबसे बड़ा सवाल है, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे AIA हो, चाहे आप हो, कभी इस बात को लेकर चर्चा नहीं की, अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर नहीं चर्चा की। आज जब मंदिर बन रहा है तो आप खुद भी यहाँ पे आए हैं, अन्य पार्टियां भी अब अयोध्या आ रही हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं। सबको आना चाहिए। भगवान राम तो सबके अयोध्या में भगवान राम का आशीर्वाद लेने, भगवान राम की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ आया हूँ और यहाँ सीता माता के जानकी पीठ पर भी मुझे आशीर्वाद मिला है, संत जनों का आशीर्वाद मिला है, मुझे महाराज जी का आशीर्वाद मिला है और महाराज जी के आशीर्वाद से, भगवान राम की कृपा से आज दिल्ली में और देश में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो राजनीति चल रही है उससे पूरी दुनिया में सम्मान मिल रहा है, पूरे देश में सम्मान मिल रहा है और वह उत्तरोत्तर बढ़ती। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये पूरी तस्वीर समझाते हैं कि आखिर क्यों ये तिरंगा संकल्प यात्रा अयोध्या से निकाली जा रही है। तो 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। संक्षेप में आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं और इन्हीं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में वोट के लिए लड़ाई तेज होती जा रही है। तो सभी पार्टियां एक एक वोट के लिए अभियान चला रही हैं, तमाम तरीके से वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। सभी 403 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और इसी के मद्देनजर अयोध्या से कल मंगलवार को तिरंगा संकल्प यात्रा आम आदमी पार्टी शुरू करने जा रही है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस तिरंगा संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इसके बाबत वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी अयोध्या पहुंच गए हैं। उनको यूपी राज्य का प्रभार सौंपा है अरविंद केजरीवाल ने और कल गुलाबबाड़ी मैदान से आम आदमी पार्टी की ये तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। तो लगभग सभी दल रामनगरी से शुरू कर रहे हैं 2022 के अपने जो चुनावी अभियान है, वो सभी दल अयोध्या से शुरू होते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले बसपा ने अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की थी और
मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को इसका प्रभारी बनाया था। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी अयोध्या से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। हालांकि उन्होंने अयोध्या की जगह अपने पोस्टर में फैजाबाद लिखा था। अब इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की भी बारी आ गई है। आम आदमी पार्टी भी अब अयोध्या से तिरंगा यात्रा की शुरुआत करेगी और शुरुआत करने के लिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वहां पर पहुंच चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस तिरंगा यात्रा में शिरकत करेंगे और इसी के साथ आम आदमी पार्टी के यूपी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष सबाजीत सिंह भी मौजूद हैं और वहां पर बुनियादी तैयारियों को चाक चौबंद कर रहे हैं। तो कल मंगलवार को तिरंगा यात्रा से चुनावी अभियान आम आदमी पार्टी शुरू कर रही है। तो इसको लेकर एएनबी न्यूज के क्या कुछ खास सवाल हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो सबसे पहला सवाल, यूनिवर्सिटी की राय देने वाले सिसोदिया आखिर रामनगरी क्यों पहुंचे? क्योंकि जब राम मंदिर को लेकर आंदोलन चल रहा था उस समय सिसोदिया ने यह कहा था कि राम मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बन जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यूपी में आम आदमी पार्टी की राह कितनी आसान रहने वाली है, क्योंकि तमाम जातिगत समीकरण और धार्मिक समीकरण यहां पर हावी रहते हैं। वहीं बीजेपी क्या अपनी सत्ता और सरकार बरकरार रख पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल सामने आता है। दूसरा, अब किसको मिलेगा जनता का आशीर्वाद, क्योंकि जनता बुनियादी मुद्दों को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान है। यूपी में बेरोजगारी और महंगा इलाज के साथ महंगी बिजली भी बड़े मुद्दे बन पाएंगे। दूसरी तरफ जातिगत सम्मेलनों की बात चल रही है। अब आम आदमी पार्टी भी जातिगत सम्मेलन चाणक्य विचार सम्मेलन के नाम से ब्राह्मणों को लुभाने के लिए शुरू करने जा रही है। दूसरी तरफ महंगी बिजली और बेरोजगारी, क्या ये मुद्दा बन पाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर आम आदमी पार्टी का फोकस रहता है और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर पहुंची है। तो बड़ा सवाल, यूनिवर्सिटी की राय देने वाले सिसोदिया आखिर रामनगरी क्यों पहुंचे हैं और यूपी में आम आदमी पार्टी की राह कितनी आसान रहने वाली है, क्योंकि तमाम जातिगत और धार्मिक समीकरणों में आम आदमी पार्टी जो है वो शायद यूपी में अभी फिट दिखाई नहीं दे रही है। तो किसको मिलेगा जनता का आशीर्वाद, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक सपा, बसपा और बीजेपी को पूर्ण बहुमत पिछले 3 चुनावों में यहाँ की जनता दे चुकी है। और वहीं जातिगत सम्मेलन क्या सफलता दिला पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और साथ ही महंगी बिजली और बेरोजगारी, क्या ये मुद्दा बन पाएंगे? तो यहां पर रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबरनामा में। आज हम बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने रामनगरी अयोध्या से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अयोध्या पहुंच चुके हैं और उनके साथ संजय सिंह भी लगातार डटे हुए हैं। यूपी का प्रभार उनको दिया गया है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ बेहद ही खास 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आकाश मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विमल सिंह जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आकाश जी और विमल सिंह, आप दोनों का एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आकाश मिश्रा जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। आकाश मिश्रा जी, सबसे पहले तो आप यही बताइए कि मनीष सिसोदिया जी, ये जब राम मंदिर को लेकर आंदोलन चल रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आया था, तब एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था, एक चैनल पर बैठे थे, वो दूसरे चैनल पर थे, उसका नाम लेना यहाँ पर ठीक नहीं है, वहां पर उन्होंने ये कहा था कि अगर बात कर ली जाए और दोनों पक्षों के साथ अगर ये सहमति बन जाए तो एक यूनिवर्सिटी वहां पर बना दी जाए। जब राम मंदिर के पक्ष में आप थे नहीं, तो अब आपको चुनावी वक्त जब आ गया है तो भगवान राम याद आ रहे हैं। आकाश मिश्रा जी। जी जी, देखिए, जहां तक मैंने सुना था उस इंटरव्यू में ये बात हुई थी कि अभी ये मैटर विवादास्पद है, उन्होंने भी माना था, और जब तक इसका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसका रिजल्ट आता है कि वहां जो हमारी जन्मभूमि है राम मंदिर की, उसका क्या होना है, तब तक इसमें साइड में कोई यूनिवर्सिटी वगैरह बनाई जा सकती है और राम मंदिर बने, लेकिन साथ में यूनिवर्सिटी बना दी जाए, जिससे जो प्रभु राम चाहते थे कि राम राज्य आए, तो राम राज्य शायद शिक्षा से ही आएगा, जो दिल्ली में भी हम फॉलो कर रहे हैं, आपने देखा होगा। और जो आप बात कर रहे हैं मुद्दों की, तो मुद्दों की बात हम हमेशा करते रहे हैं। हम हमेशा शिक्षा की बात करते रहे, चिकित्सा की बात करते रहे, लोगों से जुड़ी हुई दिक्कतों की बात करते हुए हैं,
महिलाओं से जो दिक्कतें उनको हो रही थी, उनकी बात हम करते आए हैं और आगे भी हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जहां तक अयोध्या की बात है, तो अयोध्या अमेरिका में नहीं है भाई साहब, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। और जो भी, मैं भी हर साल जो है पिछले 15 सालों से अयोध्या जा रहा हूं, लेकिन अगर मैं आम आदमी पार्टी में हूं, मुझसे प्रश्न किया जाए कि आप अयोध्या क्यों जा रहे हैं वहां, तो शायद बड़ा ही अजीब सा लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है किसी राजनीतिक दल को एक मिनट कतई अधिकार नहीं है कि वो सर्टिफिकेट बांटे। और जहां तक तिरंगा यात्रा का सवाल है, तो तिरंगा यात्रा हमने शुरुआत करने नहीं जा रहे हैं अयोध्या से, आपकी शायद जानकारी में नहीं है, हमने लखनऊ में तिरंगा यात्रा करी। हमने पहले आप वही कह रहा हूं, आप सुनिए जा रहे हैं एक तरीके से। आगरा में जब तिरंगा यात्रा करी, आप पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया था, उसका जवाब भी मैं लूंगा, मुकदमा भी दर्ज किया गया। और आपको शायद ये भी पता होगा कि ये मुकदमा भी उन लोगों ने दर्ज किया जिन्होंने अपने मुख्यालय पर 50 साल तक हमारे तिरंगे का अपमान किया और फहराया नहीं। आज वो हमको राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। ठीक है, बड़ा दुखद स्थिति है। जो कहते थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो मूवमेंट पे लिख के दिया था, ठीक है, जवाब लेते हैं। प्रसाद मुखर्जी सरकार में थे, जवाब भाई साहब हम आपका साथ नहीं देंगे। वापस आते हैं आपके पास। वो लोग राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। आज तिरंगा यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं और कल एक और उनका दूसरा चरण शुरू हो रहा है, जहां पर वो तिरंगा यात्रा अयोध्या से निकाल रहे हैं। इससे पहले जब आगरा में निकाली थी तो आप लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल उल्लंघन के आरोप में उनके ऊपर केस जड़ दिया था, जबकि आपकी जन आशीर्वाद जो यात्राएं निकल रही थी उनमें कोई कम भीड़ नहीं थी। तो ये दोहरी प्रथा क्यों है? दोहरी प्रथा हम नहीं करते हैं, दोहरी प्रथा आम आदमी पार्टी करती है। और कैसे करते हैं मैं उसका एक उदाहरण दे देना चाहता हूं आपको। आपने देखा कि दिल्ली चुनाव था जब 2020 का, तो अब अरविंद केजरीवाल जी हनुमान मंदिर जाते थे माथा टेकने के लिए और वो कहते थे कि मैं हनुमान का बहुत बड़ा भक्त। आपने देखा किस तरीके से चांदनी चौक में जो हनुमान जी का मंदिर था उसको तोड़ दिया गया। उस समय जो है इनकी आस्था कहाँ गई अरविंद केजरीवाल जी की, मैं जानना चाहता हूँ। दूसरी चीज, मनीष सिसोदिया जी ने जो है, आप बता रहे हैं, मैं न्यूज का नाम भी नहीं लूंगा, एक बारी बारी से बात करेंगे, दो ही लोग हैं, आराम से बात करेंगे। आकाश मिश्रा जी, बारी पर जब आपको समय दिया जाएगा उस समय आप बोलिएगा, बीच में टोका टाकी ठीक नहीं है। इस तरीके की चीखा चिल्लम वाली डिबेट पसंद नहीं है मुझे। आराम से बात करेंगे, आपके पास आऊंगा, पूरा आपको वक्त दूंगा, आप उसमें अपनी बात रखिएगा। विमल सिंह जी। देखिए पवन पांडे जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब जो है रामलला का मंदिर का भी प्रस्ताव जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास नहीं हुआ था, उस समय जो है मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि राम मंदिर से अच्छा होता कि वहां पे जो है यूनिवर्सिटी बना दी जाती। ये यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं हमारे साथ जो मित्र बैठे हुए हैं, मैं इनको बता देना चाहता हूँ, दिल्ली में भी एक यूनिवर्सिटी बना है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, उसका बहुत बड़ा बैनर जो है दिल्ली में लगा हुआ है। आप दिल्ली में जैसे एंटर करेंगे आप बैनर देखते रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, वो काफी प्रचार प्रसार में काफी माहिर है। तो उसका वीसी भी इलेक्ट कर दिया गया है। और जहां पे ये यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है, मैं चाहूंगा कि एनबी न्यूज का एक संवाददाता वहां पर जाके ग्राउंड रिपोर्ट कवरेज करे। आप देखेंगे कि वहां पे सिर्फ जंगल है, किसी प्रकार का एक ईंट वहां पे नहीं रखा गया है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने, मनीष सिसोदिया जी ने आज दर्शन किया रामलला का। मैं कहना चाहूंगा कि मनीष सिसोदिया जी को याद तो आया रामलला का, ये ब्राह्मण चेहरों को, ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए निकले हैं। मैं कहना चाहता हूं, हमारे मित्र बैठे हुए हैं, चुनौतियों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि ये मुझे बता दें कि दिल्ली सरकार के अंदर कितने ऐसे मंत्री हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया जी ने जिस तरीके से राम मंदिर का अपमान किया था, और मनीष सिसोदिया जी को ये नहीं पता है कि कितने हमारे राम मंदिर के भक्त और कितने हमारे जो है राम मंदिर के जो है कुर्बान हुए लोग, कार सेवक जो है कितने कुर्बान हो गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि मंदिर जो है आज उस भगवान का के लिए आपको आस्था जग गया, आज उस भगवान के लिए आप जग गए जिसका कल आप जो है खुलेआम जो है टीवी चैनल पर, नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर जो है कह रहे थे कि मंदिर नहीं, वहां पे यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो बहुत समझदार है, वो चीजों को समझ रही है। जिस तरीके से आपने देखा कोविड के समय में दिल्ली के जो बवाल है अरविंद केजरीवाल जी, वो जनता समझ चुकी। अब जनता इनके द्वारा ठगने वाली नहीं है। और रही बात उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और है और हमेशा रहेंगे।
ठीक है। और देखिए, हेमंत सिंह जी, भारतीय जनता आपने पूरे वक्तव्य में फर्स्ट राउंड में मैंने आपसे बिल्कुल भी टोका टाकी नहीं की, लेकिन आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि जन आशीर्वाद यात्रा जो बीजेपी निकाल रही है उसमें कोरोना नहीं आता, और आम आदमी पार्टी या किसी और विपक्षी दल का प्रोग्राम होता है तो उसमें कोरोना आ जाता है। बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अगर किसी प्रकार का कोई आशीर्वाद यात्रा निकालती है, आप देखें किस तरीके से बंगाल के चुनाव में, तो हम सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं। हम ऐसा नहीं कि जो है ना, देखिए आप जो वीडियो था उस वीडियो में उसी लोगों को अरेस्ट किया गया है कि जो ना सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे थे, इसके साथ साथ ना वो लोग जो है किसी प्रकार का मास्क का प्रयोग कर रहे थे। दर्शक भी देख रहे होंगे और हंस रहे होंगे कि जन आशीर्वाद यात्राओं में कितनी सोशल डिस्टेंसिंग हुई थी। खैर, आपके पास आते हैं आकाश मिश्रा जी। उन्होंने पूछा कि ब्राह्मणों को लेकर जो आप 3 अक्टूबर से ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसको आपने चाणक्य विचार सम्मेलन का नाम दिया है, ब्राह्मणों से इतना प्रेम आज आपका उमड़ रहा है, 2 बार आपकी सरकार दिल्ली में बन चुकी है, ब्राह्मण समाज से कितने मंत्री बनाए, पूछ रहे हैं वो। आपको आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा, इनके प्रश्न का उत्तर भी दे देने दीजिए जी। इन्होंने पहले कहा दिल्ली में ये जो प्रचार किया जा रहा है, तो पहले मैं बता दूं, अभी कल की ही बात है, जो ढोंगी बाबा जी ने प्रचार किया है उसमें आपने देखा होगा बंगाल के पुल और सड़कें दिखाई गई हैं और अमेरिका की फैक्ट्री दिखाई गई है, जिसको लेके इनका पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है, हिंदुस्तान में नहीं। दूसरी बात पर आइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अमेरिका की टाइम्स मैगजीन में, अब पूरा मुझे बोले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अमेरिका की टाइम्स मैगजीन में जनता के पैसे से अपना प्रचार करने के लिए, छपने के लिए देते हैं। एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस लखनऊ के अलीगंज में खुला है, जिसका 15 लाख रुपए किराया अभी भी बाकी है। जो स्वघोषित WHO है वो उनसे सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि कोरोना हाल में बड़ा अच्छा काम किया। और आपने ये भी देखा होगा कि कोरोना काल में भी ये सरकार घोटाला करने से नहीं चूकी। जिस तरह से माननीय सांसद संजय सिंह जी ने दिखाया था कि जेम पोर्टल के जो रेट थे उससे 6-6, 8-8, 10-10 गुना ज्यादा रेट पे ऑक्सीमीटर खरीदा गया, सैनिटाइजर खरीदा गया, बच्चों के लिए वेंटिलेटर में घोटाला किया। जिस तरीके से जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, अरे ये छोड़ दीजिए, जिस CAG की रिपोर्ट की बदौलत आपको सत्ता मिली दिल्ली की, जिसने ये कहा था कि 2G स्कैम हुआ और कोलगेट स्कैम हुआ, और आप उसको CAG को लेकर आप खूब कूदे और खूब फांदे। आज उसी CAG ने कहा है कि धर्म के नाम पर आपने ढोंग करना शुरू कर दिया है और कुंभ मेले में भी आपने पैसा खाया और घोटाला किया है। तो ये घोटाले की सरकार है। और एक बात और सुन लीजिए, अभी इन्होंने एक बात कही दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर, मैं आपको बता दूं, बीजेपी IT सेल के मुखिया अमित मालवीय जी के पास झूठ और सिर्फ झूठ, और कई बार इनके झूठ पकड़े गए हैं, उसके बाद भी ये लोग मानने को तैयार नहीं होते। ये जब जिस जगह नया विद्यालय बन रहा होता है, पुराना विद्यालय तोड़ा जाता है, ये जाते हैं, फोटो लेते हैं, उसको वायरल करते हैं और कहते हैं ये देखिए दिल्ली की असलियत। अब आते हैं अब एक मिनट दिल्ली की जनता समझती है। अब आइए चांदनी चौक के मंदिर पर, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, बिल्कुल नहीं बोले थे, देखिए मुझे बोलने दीजिए। चांदनी चौक के मंदिर पर आते हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूं आपकी डिबेट पर कि वो मंदिर, बाद में ये भी खुलासा हुआ था, वहां के नगर निगम जो है दिल्ली का, उस पे आता है और नगर निगम पे बीजेपी का कब्जा है। इन लोगों ने तुड़वाने का काम किया। और सुनिए, चुनाव के समय भी शाहीन बाग चिल्लाते रहे, वो बात अलग है कि दिल्ली की जनता ने कहा चल भाग चल भाग, और बाद में शाहीन बाग के लोग इनकी पार्टी में शामिल हो गए। क्या चाल है और क्या चरित्र है और क्या चेहरा है। अस्पताल बनाया गया मोहल्ला क्लिनिक नाम का, जिसमें 400 करोड़ से ऊपर घोटाले किए गए। आपने देखा था किस तरीके से स्वास्थ्य के नाम पर जो है सत्येंद्र जैन ने दिखाइए, कोई सबूत हो तो लाइए, दिखाइए, आप चैनल पे सबूत हम नहीं दिखा रहे, सबूत दिखाइए, सबूत दिखा रही है। अगर सबूत होती, दिल्ली की जनता 3 बार आपको सबूत दिखा चुकी है। अगर आपके पास सबूत होता तो आप झूठे मामले को सच बना देते हैं। सच को तो आप कितना फैला चुके होते कि कोई सभी समझ सकते हैं। दिल्ली की जनता आपको आपका चेहरा दिखा चुकी है 3 बार, एक बार 3 सीटें मिली थी और एक बार 7 सीटें दी है आपको। लेकिन विमल सिंह जी, आप बता रहे थे चांदनी चौक से हनुमान मंदिर को लेके जनता ने कहा चल भाग तो आपकी वहां पर MCD क्या कर रही थी? मेरे पास एक रिपोर्ट है, MCD सिर्फ घोटाले कर रही है। देखिए बता दे रहे हैं, नौशाद हसन अली खान का नाम इन्होंने सुना होगा, इनके वकील हैं और स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा था ये बात कि जो हम वहां पे विकास कर रहे हैं चांदनी चौक के अंदर, उस विकास के अंदर जो है ये मंदिर, जो हनुमान जी का मंदिर है, ये बाधा उत्पन्न कर रही। तो माननीय न्यायालय जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस मंदिर को वहां से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दी जाए, जिससे विकास में बाधा ना आए। मैं ये कहना चाहता हूँ उसी मंदिर में कागज भी हमारे पास है
कागज भी हमारे पास है। ये कागज मेरे पास ऐसे 50 है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। उसी मंदिर में ये देखिए। माननीय अरविंद केजरीवाल जी विमल सिंह जी, चलिए ठीक है, ये मंदिर विरोधी थे, लेकिन एमसीडी में आपकी सत्ता है। मंदिर विरोधी बिल्कुल नहीं थे। हमारे मेयर, सारी सीटें आपको जनता ने दे दी। हमारे मेयर हमारे वहाँ के साथ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, हमारे मेयर हमारे वहाँ के और पार्षद हॉस्पिटल भी बनना इसका चाहिए। विरोध किया था। हमारे मेयर हमारे पार्षद हुए सुबह 4 बजे से, उन्होंने जब तोड़ने के लिए वहाँ पे आ गया बुलडोजर, और दिल्ली सरकार के वहाँ पर सिक्योरिटी दे रही थी, निगम ने तुड़वाया था। देखिए, पुलिस वहाँ पर सिक्योरिटी दे रही थी कि मंदिर मैं सही सलामत आपको वहाँ बता से देना चाहता हूँ, टूटे। पुलिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है। अरे भाई साहब, पुलिस सिर्फ को झूठ है। कोर्ट द्वारा ये जो उसी है तरह है दिल्ली जिस तरह कोर्ट बंगाल द्वारा के वो उनको आदेश फैक्ट्री दिया अमेरिका गया की दिखाई गई। कोर्ट के ऊपर रहिए ना, फिर आप आम आदमी पार्टी के ऊपर क्यों डिसाइड करते हैं? फिर कोर्ट के ऊपर रहिए। नहीं, कोर्ट के ऊपर तो हम रह रहे हैं। कोर्ट में पीआईएल दायर कौन किया था? पीआईएल आम आदमी पार्टी का नौशाद हसन अली खान ने किया था। मैं कहना चाहता हूँ ना कि आप एंकर हैं, आपको नहीं पता, दुनिया में किसी को नहीं पता, सिर्फ उनको पता है। हमारे जो पार्षद थे उन्होंने जो है इसका विरोध किया था। जी, माफी चाहता हूँ। ठीक है, तोड़वाने का काम किया था। आपको कहीं और जाना है, बहुत शुक्रिया आपका एनबी न्यूज से शामिल होने के लिए। लेकिन लगातार अभी जो बहस चल रही है, इसमें अभी तिरंगा यात्रा भी आई है, ब्राह्मण सम्मेलन की बात आई है, और ऐसी तमाम चीजें भी आने वाली हैं, क्योंकि अभी वक्त काफी बाकी है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका खबरनामा में। और आज हम बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं, और वहां से उन्होंने आम आदमी पार्टी की जो तिरंगा यात्रा का अगला चरण शुरू हो रहा है, उसकी तैयारी के लिए आशीर्वाद लिया है। और इसी के साथ उन्होंने राम जानकी मंदिर के दर्शन किए, पुजारी जी से आशीर्वाद लिया, और अपनी बाकी की तैयारियों में लगातार वो जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वो पूरी 403 विधानसभा सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ेगी और सरकार भी बनाएगी। बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ के सामने उसने पेश की है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी रही है, वो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महंगी बिजली और कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिस तरीके से मेडिकल सिस्टम कोलैप्स होते हुए देखा गया, उसको लेकर वहां की जनता में आक्रोश भी देखा जा रहा है। ऐसे में अगर फ्लोटिंग वोटर्स को लेकर आम आदमी पार्टी को अट्रैक्शन मिलता है, तो ये एक बड़ी सफलता आम आदमी पार्टी के लिहाज से कही जा सकती है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए लगातार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आकाश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। तो आकाश मिश्रा जी, जो बीजेपी के वक्ता से सवाल उठाया गया था, दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि आज जो ब्राह्मण प्रेम आपका उमड़ रहा है, जो संजय सिंह जी कह रहे थे कि बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ और हमने जो है उनकी लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे, तो आपकी दिल्ली में 2 बार सरकार बनी, आपने उन ब्राह्मणों को कितना प्रतिनिधित्व दिया, कितना रिप्रेजेंटेशन दिया, कितने आपने ब्राह्मण समाज के मंत्री बनाए? कुछ जानकारी जरा दर्शकों को भी दें, आकाश मिश्रा जी। देखिए, पहले मैं एक बात ये क्लियर कर दूं, आपको याद होगा हाथरस में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है और आनंद फानंद में उसको रात में 3 बजे जगा दिया जाता है। तब भी माननीय सांसद संजय सिंह जी भी पहुंचे थे। उसके बाद उनके ऊपर तथाकथित लोगों ने स्याही वगैरह फेंकी थी और उनका विरोध किया था। वो दलित की बेटी थी। आपको याद होगा किस तरह ब्राह्मण 600 से ज्यादा ब्राह्मण मारे जा चुके हैं सरकार में। तब भी संजय सिंह जी ने, आज नहीं, आज से काफी महीनों पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं, तब भी संजय सिंह जी ने आवाज उठाई थी। संजय सिंह ने यहां पर विपक्ष का काम किया है। संजय सिंह जी ने देखिए जल मिशन घोटाले की भी आवाज उठाई, उन्होंने राम मंदिर में चोरी की भी आवाज उठाई, और उन्होंने कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी से, जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण विधायक के बेटे की मौत हो जाने के बाद भी विधायक दर दर भटक रहे थे, उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, तब भी संजय सिंह जी ने इसका खंडन किया था। मैं सर्वेश्वर पाठक भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर्वेश्वर पाठक जी। नमस्कार। आकाश मिश्रा जी। नमस्कार। नमस्कार जी, आकाश मिश्रा जी, जवाब पूरा कीजिए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं सर कि जहां तक आप चाणक्य की बात कर रहे हैं, तो आपको याद होगा चाणक्य नीति जरूर करी थी, लेकिन उन्होंने कभी खुद राजा बनने की कोशिश नहीं करी थी। उन्होंने भी एक पिछड़े वर्ग के आदमी की जो मौर्य थे, उनको राजा बनाया था। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हम बेसिक मॉडल की बात कर रहे हैं,
बेसिक मॉडल क्या है कि हमारे देश की आजादी को 75 साल हो गए हैं और आज भी हम बुनियादी मुद्दों की बात कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर क्या है, किसी भी सरकारी विद्यालय में जाकर आप देख लीजिए। एक बार मनीष सिसोदिया जी आए थे तो उनको रोकने का काम किया गया था शासन प्रशासन द्वारा, जब चैलेंज एक्सेप्ट किया था उन्होंने, बाद में बीजेपी पीछे हट गई थी। आप देखिए शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, पानी की हम साफ पानी पीने की बात कर रहे हैं 75 साल बाद। हम जो है चिकित्सा की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो शायद अभी जरूरत इस बात की है कि हम अपनी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करें, और ये सुविधाएं सारे लोगों को होंगी जो सरकार की तरफ से होंगी। तो हम ज्यादा जाति और धर्म के चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन अगर किसी धर्म का या जाति का शोषण होगा तो हम बोलेंगे। अगर किसी मुसलमान की लिंचिंग करी जाएगी तो हम बोलेंगे। अगर किसी ब्राह्मण पर जाति होगी तो हम बोलेंगे, और अगर किसी दलित की बेटी को रात में 3 बजे जलाया जाएगा तो हम बोलेंगे सर। ठीक है, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि ब्राह्मण समाज से आपने मंत्री कितने बनाए। शायद आपको ये जवाब कठिन लग रहा है या आपसे जवाब देते हुए बन नहीं पा रहा। नहीं, कठिन नहीं, मेरे पास आंकड़े नहीं है उसके। चलिए ठीक तो है, इसलिए शायद मैं आपको अभी नहीं बता सकता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो सच्चाई है। पाठक जी, आम आदमी पार्टी जो है वो तिरंगा यात्रा निकालकर एक राष्ट्रभक्ति जो अभी तक बीजेपी का पैक्ट मानी जाती थी, जो धार्मिक मुद्दे जो बीजेपी के पैक्ट माने जाते थे, उसको लेकर काउंटर कर रही है। और दिल्ली में जिस तरीके से आपने देखा, कांग्रेस और बीजेपी दो ही प्रमुख पार्टियां थी, वहां पर आम आदमी पार्टी ने अपने आप को साबित करके दिखाया। 2 बार प्रचंड बहुमत लाए और इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही नुकसान हुआ। आप किस तरीके से देख पा रहे हैं कि अगर यूपी में इनका पदार्पण होता है और जिस तरीके से इनकी स्कीम रही है फ्री वाली, उसको ये लॉन्च करते हैं, उनको मुद्दा बनाते हैं, तो आम आदमी पार्टी को कितनी सफलता मिल सकती है? सर्वेश्वर पाठक जी। देखिए पवन जी, सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा जब फरवरी 2020 में दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो केजरीवाल साहब जी हनुमान टेम्पल विजिट किए थे और टीवी के प्रोग्राम में हनुमान चालीसा का भी पाठ किए थे। और उससे पहले राम मंदिर ना बने इसके लिए सबने पूरी जोर लगा दी थी। और यही मतलब क्या कहूं, इससे संजय सिंह के लिए जो चंपक राय जैसे एक मतलब महान प्रतिष्ठित और तपस्वी पे आरोप लगाया कि घोटाला हुआ है जमीन में, जो राम ट्रस्ट न्यास का जो मंदिर का जो जमीन खरीदा गया, तो ये इन लोगों का अपना अयोध्या में जाना, यूपी में तिरंगा यात्रा निकालने या राम मंदिर विजिट करने, पॉलिटिकल स्टंट है, लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने का, मीडिया को अपनी ओर आकृष्ट करने का, कि मीडिया इस पे कवरेज देगी इनको और फिर इनको पॉपुलैरिटी मिलेगी। यूपी में इनकी दाल नहीं गलने वाली है, इनके सारे के सारे जमानत जब्त हो जाएंगे। वो दिल्ली की जनता है जो बेवकूफ बन गई। क्या हो रहा है पिछले 2 महीनों से, अभी मैं कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आया था, अभी साहब जी मिश्रा साहब जी बोल रहे थे जी, सर्वेश्वर पाठक जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 2 बार बहुमत, आप समझ सकते हैं किसी को 2 बार भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। चलिए, अगर आप माने काट के आनी थी एक बार चल गई, लेकिन ये तो 2 बार प्रचंड बहुमत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी गलियों में डोर टू डोर पर्चे बांटते हुए देखे गए, उसके बावजूद भी इतना भयंकर प्रचंड बहुमत लाए। मेरा छोटा सा प्रश्न है। आकाश मिश्रा जी, आता हूं मैं आपके पास। मैं क्या कह रहा हूं, प्रचंड बहुमत मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पानी फ्री देने के लिए, बिजली फ्री देने के लिए और पानी के लिए त्राही करवा दिया अभी इस गर्मी में पूरे दिल्ली वालों का, इसका जवाब कौन देगा? प्रचंड बहुमत लेके आए हो तो एक बुनियादी सुविधा तो दिल्ली वाले को दे दो। 15 मिनट की बारिश में दिल्ली में जल भराव के कारण पूरा दिल्ली में कितनी समस्याएं उत्पन्न होती है, ट्रैफिक जाम हो जाता। आखिर तुम 6 साल से इस दिल्ली पे शासन कर रखे हो, कांग्रेस ने क्या किया? शीला दीक्षित ने कॉमनवेल्थ के टाइम पे कितना घोटाला कांग्रेस ने किया, उसको छोड़ो। उससे पहले बीजेपी थे, उसको छोड़ो। 20 सालों के बाद आप आए हो, मतलब ये आपका दूसरा टर्म चल रहा है, आपने 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया दिल्ली में। आप क्यों नहीं दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास लेवल की सिटी बना रहे हो?
क्या समस्या है कि दिल्ली में इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है? पानी के लिए लोगों को मोहताज करवा दिया। और कौन से पानी की व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि हमने पानी घर को लोगों के नल के द्वारा घर तक पहुंचाए? अरे शर्म करिए। अभी मैं 3 दिन अभी मैंने आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर को उस दिन का न्यूज भी भेजा था। मेरी एक फ्रेंड रहती है उस एरिया में, उसने बताया था कि हमारी एरिया में कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा था, फिर जल बोर्ड ने पाइपलाइन लगाया लेकिन लोगों का वाटर कनेक्शन काट दिया है। मैं अभी व्हाट्सएप ढूंढ के एरिया का नाम भी बता दूंगा, मेरे पास वीडियो भी है, सब कुछ है। तो अरविंद केजरीवाल प्रचंड बहुमत से जीत के आए, कम से कम दिल्ली की जो जनता है वो उसको क्या पानी भी, एक साफ पानी नहीं मिलेगा? ठीक, आकाश मिश्रा जी जो वो तमाम बातें कह रहे हैं और पानी को लेकर बात कर रहे हैं। जी का परिचय क्या है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है ये राजनीतिक विश्लेषक माननीय आकाश मिश्रा जी। अच्छा, राजनीतिक विश्लेषक है? बयान करता हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैंने लग रहा था कि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। क्योंकि दिल्ली की जनता को पानी के लिए मोहताज किए हो। आकाश मिश्रा जी जब ठीक है आते हैं सर्वेश्वर जी आपके पास। आकाश मिश्रा जी जब कोई बैठता है विपक्ष में, जब आपके सामने कोई भी बैठता है तो आपकी कमियों पर ही बात करता है। आपके PR एजेंट तो नहीं है ना, आपके PR एजेंट तो नहीं है कि आपके बारे में सब कुछ अच्छा कहें, जो कमियां हैं वही बताई जाएंगी। या तो आप कहिए कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चलिए ठीक है आकाश मिश्रा जी, जो इन्होंने बात कही इनको शायद पता नहीं है। जब दिल्ली में पानी भरता है तो वो MCD की जिम्मेदारी होती है, और MCD में भारतीय जनता पार्टी है, उसमें भी ये स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यही रीजन है कि दिल्ली की जनता समझती है, और 2 बार इन लोगों को धक्का मार के बाहर निकाला है, और अब 3री बार मैं आपके चैलेंज करता हूँ चैनल पर, फिर इनको भगाएगी। उन्होंने करने की कोशिश करते हैं, मंदिर मस्जिद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ने जवाब दिया है। पानी के लिए मोहताज हुई है, इसमें मैं बीजेपी का प्रवक्ता कैसे हो गया? ठीक है, पिछले बार चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर जा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी अब आपकी बारी। ठीक है, अब आकाश मिश्रा जी की बारी में बात करेंगे। सर्वेश्वर पाठक जी ठीक है, एक करके बात करेंगे। सर्वेश्वर पाठक जी एक करके बात करेंगे। अब मैं आकाश मिश्रा जी के पास जा रहा हूँ, और जब आपके पास वापस आऊंगा तब आप अपनी बात रखिएगा। आकाश मिश्रा जी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, तमाम उन्होंने आरोप लगाए, उनका आप जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ ही ये भी बताइए कि दिल्ली में जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है, अक्सर वहां पर धरना, दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली की जनता ने अपने मुख्यमंत्री को धरने पर बैठते हुए देखा। क्या आपका, अगर यहां पर भगवान के आप पहुंचे हैं शरण में, उनके आशीर्वाद से आपकी सरकार बन जाती है यूपी में, तो यूपी में भी ये कंटिन्यू रहेगा क्या? देखिए मेरी बात सुनिए, दिल्ली जो है जब सरकार वहां LG बैठाल देती है, उसके बाद अभी भी देखिए कानून लिया है कि LG के पास सारी पावर है, और दिल्ली जिसको जनता ने चुन के मुख्यमंत्री भेजा है उसके पास पावर्स नहीं है, उसके काम नहीं होने देंगे तो वो धरना नहीं देंगे तो क्या करेंगे? उनको धरना दे रहे हैं, अदरवाइज और मुख्यमंत्री होते तो शायद ये भी ना करते। आप सोचिए 30,000 करोड़ रुपए का बजट 60,000 करोड़ रुपए का कैसे आ गया? आप पाठक जी हमको बताइए, CAG ने क्यों कहा कि पूरे देश में इतना कुछ फ्री देने के बाद भी दिल्ली सरकार प्रॉफिट में है? ये तो CAG ने कहा ना, कैसे है? पानी को मोहताज करवा दीजिए दिल्ली की जनता को, जो तरफ के मरी है इस गर्मी में। पानी एक बुनियादी सुविधा है। जवाब दीजिए आप, क्यों दिल्ली स्टेट का कैपिटल है, 6 साल हो गया है। CAG ने इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में क्या कहा? 13 बार CBI और ED की रेड पड़ी अरविंद केजरीवाल पे, कुछ नहीं निकला। अगर जरा सा भी भ्रष्टाचार निकला होता तो इनका IT सेल और झूठ की जो मशीन इन्होंने फैला रखी है, इनको लेकर पूरे हिंदुस्तान भर में ये दौड़ रहे होते। दिल्ली की जनता समझदार है। आप बात कर रहे हैं कि आपके ऊपर 13 बार रेड पड़ी, यही अरविंद केजरीवाल जी 400 पन्नों की एक रिपोर्ट हिला कर कहते थे तमाम टीवी चैनल पर। आकाश मिश्रा जी, अरविंद केजरीवाल की वो तस्वीरें भी आपने भी देखी होंगी, जब 400 पन्नों की एक पूरी रिपोर्ट वो तमाम कैमरों के सामने और तमाम टीवी चैनल्स पर हिला कर कहते थे कि शीला दीक्षित को मैं सरकार बनने पर गिरफ्तार करूंगा। क्या हुआ उसके बाद? अब सुन लीजिए, जैसे ही सरकार बनी तो आपकी नॉलेज में होगा कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो था वो मोदी जी ने उनसे छीन लिया था। आपको याद है किस तरीके से एक तरीके से आक्रमण करके उसको अलग हटाया गया था। जब एंटी करप्शन ब्यूरो ले लोगे तो कहां से फाइलें मिल पाएंगी आपको? आप बताइए, ACB लिया गया कि नहीं लिया गया केंद्र सरकार द्वारा? अगर नहीं लिया गया हो तो आप बताइए, मैं गलत हूं? ठीक है, ACB आपसे ले लिया, और जो तमाम
अभी आपने देखा होगा तीनों इनको नगर डर निगमों था, के इनको डर महापौर था कि अगर आपके एंटी अरविंद करप्शन ब्यूरो केजरीवाल रहा जी के घर तो के बाहर जो दिल्ली धरने पर शीला टेंट दीक्षित लगाकर छोड़िए, बैठ गए मोदी जी भी नहीं थे, उसके बचेंगे। लिए भी आपसे कोई जिन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स और फंड फॉरेन देने की ताकत कंट्रीब्यूशन थी वो भी रेगुलेटरी छीन ली गई थी क्या? RTI 19,000 करोड़ रुपए का बकाया आपके ऊपर बता रहे थे वो। अपना और दिल्ली जिस तरीके से कूड़ा कूड़ा रही, आपने देखा होगा पूर्वी दिल्ली जैसा जो आनंद विहार जैसा एरिया जहां पर आता है, जहां पर ISBT बना हुआ है, देश का आदमी वहां पर पहुंचता है, वहां पर किस तरीके से आपने देखा जिस समय कोरोना महामारी का दौर चल रहा था, वहां पर नालियां बजा रही थी, वहां पर कूड़ा ही कूड़ा हुआ था, सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही थी और आरोप आप पर था कि आपने 19,000 रुपए निगमों के रोक रखे हैं। जी नहीं, उसका पूरे मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे कागजों के साथ दिखाया था। ये भी एक दूसरा झूठ था। आप ये बताइए, पानी भरा हुआ है, नालियां भरी हुई है, गंदगी है, तो क्या MCD सिर्फ घोटाले करने के लिए दिल्ली में आई है या कुछ काम भी करेगी वहां पर? नहीं, MCD को तो सफाई कर्मचारियों के पैसे नहीं मिले, दिल्ली सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए। अंतर है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चर्चा लगातार जारी है, बने रहिए NB न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से खबरनामा में। आज हम बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने यूपी में ताल ठोक दी है और उन्होंने भगवान राम की नगरी अयोध्या से वो तिरंगा रैली की अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया वहां पर पहुंच चुके हैं और कल उनकी ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आकाश मिश्रा जी और राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक जी लगातार जुड़े हैं। सर्वेश्वर पाठक जी, आपको क्यों लगता है आखिर कि क्यों आम आदमी पार्टी यूपी में कमाल नहीं दिखा पाएगी? क्योंकि फ्री की जो जिस तरीके से ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये तो सभी को चाहिए। यूपी में जिस तरीके से बिजली के रेट हैं और जिस तरीके से आपने देखा कि कोरोना काल में अस्पतालों के बाहर लाइनें लगी हुई थी, लोग तड़प रहे थे, चीख चिल्ला रहे थे, ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम पड़ गई थी। ऐसी स्थिति में क्या आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के लिए मौका हो सकता है? कम नहीं पड़ गई थी, ध्वस्त थी। क्या आपको दिल्ली में आपने भूल गया क्या कि खान मार्केट का एक पॉपुलर रेस्टोरेंटियर अपने वो रेस्टोरेंट से ऑक्सीजन सिलेंडर और उसका कालाबाजारी कर रहा था, और इसी आम आदमी पार्टी का वो MLA अपने किसी गोडाउन में 500 सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहा था। जब देश में हॉस्पिटल में अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं हमारे पास पैनिक क्रिएट कर दिया था कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बस 2 घंटे तक ऑक्सीजन चलेगी, और वो अत्ताई आतंकी 500 सिलेंडर लेके बैठा हुआ है। वो 500 सिलेंडर प्रश्न हुआ था जान बस्ती। अब बताइए यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल जी हैंडल कर पाए ठीक से कोरोना में? दिल्ली को पैनिक क्रिएट करवा के और जब ऑक्सीजन लगाई थी का ऑडिट हुआ तो फिर अपने पैर पीछे खींच लिया। आखिर ऐसी क्यों राजनीति कर को भी लगाई थी? और आप सुन लीजिए, आकाश जी आते हैं, आकाश जी बिल्कुल आता है, मैं आपके पास आता हूँ, पूरा टाइम आपको दे रहा हूँ। लाइए ना इनको। ये अभी आपने प्रश्न किया उत्तर प्रदेश में, ये दिल्ली पे आ गए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आपने बैठाला, आप कह रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक है। आकाश मिश्रा जी, टिकट टिप्पणी अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप अगर देखेंगे और ये प्रोग्राम जब हो जाए तो रिवाइंड करके देखिएगा कि क्या हर प्रश्न का काउंटर नहीं किया गया। अब तो आप अगर मीडिया पर भी सवाल उठाएंगे तो फिर सही है, आप ही अपने हिसाब से सब कुछ डिसाइड कर लीजिए। आकाश मिश्रा जी, मैं सीट छोड़ देता हूँ, आप यहाँ आ जाइए और फिर आप यहाँ से ऑपरेट करिए। पवन जी देखिए, ऐसे डिबेट नहीं होता है। मैं आपको पूरा मौका दूंगा आकाश मिश्रा जी, आप अपनी बारी पर बोलिएगा प्लीज। नहीं तो झूठ कब तक बोलेंगे ये? प्लीज, मैं काउंटर कर रहा हूँ, मैं काउंटर कर रहा हूँ। जब मिश्रा जी झूठ बोल रहा है, मिश्रा जी झूठ बोल रहा है। आज पार्टी का MLA के घर पे 500 से ज्यादा सिलेंडर मिला कि नहीं मिला? बीजेपी सिर्फ झूठ का पुलिंदा है भाई साहब, सिर्फ जुमलेबाजी है। नाली की गैस निकलती है और बादलों में रडार से हेलीकॉप्टर गायब हो जाता है, बस यही कर सकते हैं ये लोग। इसके अलावा 30 साल भीख मांगते हैं, चाय भी बेचते हैं, पहाड़ों पर भी जाते हैं। ये सिर्फ जुमलेबाजी वाली सरकार है। अब आप लोग भी वही शुरू कर रहे हैं। पवन जी, मैं कुछ बोलूं, मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? बात करिए। ठीक है, बोलिए सर्वेश्वर पाठक जी। अब ये जो बोले हैं कि झूठ और जुमला की पार्टी है, तो वो तो बीजेपी का कोई प्रवक्ता आएगा तब आप उससे बात करिएगा। मैं देश का एक नागरिक होने के नाते कहता हूं कि हर एक लोगों ने देखा है कि दिल्ली की जनता कैसे तिल तिल के कोरोना के टाइम पे मरी है। जो एक छोटा सा राज्य और वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसको नहीं संभाल सकता, तो भारत वर्ष का सबसे बड़ा राज्य यूपी उसको क्या संभालेगा?
उसको तो और लूट और नसों के खटसोट के खा जाएगा। एफआईआर नहीं लिखी गई थी, ये दिखा था आपको कि नहीं दिखा था? ठीक है, आकाश की मिश्रा बात जी नहीं आप कर रहा लगातार हूं। बोले जा रहे हैं और आप आपसे अगर कोई सवाल पूछते तो फिर वो बीजेपी का प्रवक्ता हो गया। अब आप मुझे भी बीजेपी का प्रवक्ता घोषित कर दीजिए। आकाश मिश्रा जी, आप यूपी में चुनाव लड़ने आए हैं, दिल्ली आपसे असेंबली नहीं, आज से 9 गुना ज्यादा आबादी है दिल्ली से ज्यादा यूपी की। सब लोगों ने देखा आपके पास ऑक्सीजन लाने के लिए क्रायोजेनिक टैंकर भी नहीं थे सर। जिस तरीके से जयपुर गोल्डन के अस्पताल वाले डॉक्टर ट्वीट कर रहे थे कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, यहाँ पर लोग मर रहे हैं, ऑफिशियली आपके अस्पतालों ने स्वीकार किया। आकाश मिश्रा जी, आज आप बात कर रहे हैं कि आप यूपी संभालेंगे। योगी जी ने कहा कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और यहाँ ऑक्सीजन लोगों के लिए मर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जो हर एक घंटे पर टीवी पे अपीयर होके पैनिक क्रिएट कर रहा था, आपके पास आकाश मिश्रा जी, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप तो जेल की सलाखों के आप पीछे यूपी में होना आ रहे चाहिए हैं, था। यूपी से 8 से 9 गुना कम दिल्ली की आबादी है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर कयोस मची, जहां पर सबसे ज्यादा हालात खराब रहे वो दिल्ली थी। आकाश मिश्रा जी, झूठ साहब झूठ। जब ऑक्सीजन की कमी पड़ी, जयपुर गोल्डन के हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर थे वो लगातार ट्वीट करके बता रहे थे कि हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई है, लोग मरने वाले हैं। आपकी सरकार ने जब लगातार वैज्ञानिक बता रहे थे कि दूसरी लहर आने वाली है, क्रायोजेनिक टैंकर तक का इंतजाम नहीं किया था कि ऑक्सीजन आप ले पाते सर। तो कैसे नॉर्मल जनता को ऑक्सीजन मिलेगी? भेजते थे 350 400, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी उस समय दिल्ली के लिए, लेकिन उन्होंने ऑक्सीजन ऑडिट हुआ तो कहां चले? जहां पर आप फंस जाओ, स्वास्थ्य व्यवस्था राज्य का आपके दिल्ली सरकार को मिला हुआ है, और जहां पर आप फंस जाओ वहां पर केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार ने आपको एक बार नहीं 2 बार बाहर निकाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जब आपने कदम से कदम मिलाकर काम किया, उस समय 2 बार हुआ। आपको उत्तर प्रदेश और आज भी जब और छीनते हुए नहीं दिखाई दी, आपको लाशें नहीं दिखाई दी गंगा में बहते हुए। किस तरह मिट्टी का तेल डाल के दिल्ली में जो लाशें बिछी है, आकाश मिश्रा जी, आपको सब कुछ जो स्टेप डिलीवरी चाहिए, भूल गया क्या? सारा कुछ आपको केंद्र सरकार आपके डोर पे आके डिलीवर कर जाए, और केजरीवाल जी उस पैकेट के ऊपर अपना फोटो चिपकाएं और देने के हाँ ये लीजिए, ये केजरीवाल की योजना है। ये चाहते हैं आप, ये यूपी में संभव हो पाएगा? चुन्नू भर पानी में मर जाओ आप लोग। आपको देना पड़ेगा, सर्वेश्वर जी प्लीज। जवाब लेगी चुनाव में। आप किस मुगालत में जी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किस हैसियत से बोलने की लड़ाई होगी, अभी बल्लेबाजी गया, ये शमशान चिल्लाते रहे, हर गांव हर शहर में शमशान बना डाला इन्होंने। अभी भी क्या सत्ता की है? तो शमशान तो तब भी देखा था दिल्ली की जनता ने, जिस समय अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में था, और आजादी के बाद के सबसे ज्यादा दंगों में झुलसी रही दिल्ली। ये भी देखा, आपकी पार्टी का पार्षद वहां बम और गोले सप्लाई कर रहा था सर। अरे तो आप ही लोग तो थे जिन्होंने 50 साल तक अपने यहाँ तिरंगा नहीं फहराया था। आप ही लोग तो थे जिन्होंने संविधान को फूकने का काम किया था। इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया तो आम आदमी पार्टी के पार्षद बम और गोले, और उसके बाद हमारे आईबी के ऑफिसर पे हमला करेंगे। सुनियोजित तरीके से उन्होंने इकट्ठा किया था, उस समय भी शर्म आनी चाहिए। और जब वो पकड़ा गया, उसका नाम याद, तब पर भी किसी आपके पार्टी ने खड़े होकर अरविंद केजरीवाल ने नहीं बोला कि हाँ इसने गलत किया है, ये हमारी पार्टी का। आकाश मिश्रा जी, सवाल चुनते हैं आपको, अगर आपसे कोई सवाल कर दे तो फिर वो बीजेपी का हो गया। आपने सर्वेश्वर पाठक जी को बीजेपी का प्रवक्ता बता दिया, अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मुझको दे दीजिए सर्टिफिकेट। कल बंगाल के पुल और फैक्ट्री अमेरिका, और जब आपसे सवाल पूछे जाए फिर आप तिरंगे पे पहुंच जाते हैं। क्यों नहीं होगा भाई? प्रश्न तो हर चीज पर बनेगा। और अरे ये राज्यसभा के टिकट बेचते हैं, और ये क्या बताएंगे? राज्यसभा का टिकट किसने बेचा था? योगेंद्र यादव को लात मार के बाहर निकाल दिया, प्रशांत भूषण को लात मार के बाहर निकाल दिया। जनता को धोखा देते हैं आप जैसे लोग। ये राजनीतिक विश्लेषक नहीं है भारतीय जनता पार्टी। जो आपका नेता ये तमगा लेके आया था कि मैं ईमानदार हूँ, वही सबसे बड़ा घोटालेबाज, सबसे बड़ा बेईमान निकला। दिल्ली की जनता के लिए धोखेबाज निकला। लोगों के साथ गद्दारी, पानी को तरसा दिया वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को, और टीवी पे आके बोल रहा है कि मैंने खेती के लिए मुझे। आकाश मिश्रा जी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आप बात कर रहे हैं, अभी स्वास्थ्य विभाग को लेकर बात कर रहे हैं कि आपने दिल्ली में बना रखा है।
अभी केजरीवाल जी कहां से आए हैं इलाज करवा के? मैंने जो सूचना केंद्र से आए हैं वहां से। विश्लेषक बन के बैठते हैं, ध्यान से पहचानिए पाठक जी को। और यह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जब इनसे उत्तर प्रदेश के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो ये दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता के बारे में। पहले अपना राज्य तो संभाल लीजिए। राज्य की जनता पानी के लिए तरसती है, कोविड में बेड के लिए तरसती है, ऑक्सीजन के लिए तरसती है, और आपका एमएलए उसकी कालाबाजारी करता है। के साथी है, इनको भी मिलता होगा। एक बेईमान जो अपने आप को कह रहा था मैं ईमानदार हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, सबसे बड़ा बेईमान पॉलिटिशियन निकला अरविंद केजरीवाल। शर्म कर लीजिए आप। और जब चुनाव आता है तो मंदिर मंदिर घूमते हो, आपको फिर भगाएगी। और अगर कोई जय श्री राम बोलते तो वो सांप्रदायिक हो गया। ना करिए, समय आने दीजिए, बहुत जल्द वो समय आएगा जब आप बलवान हो रहा है, वो दिखा देगा। आपका एक एक कैंडिडेट का जमानत जब्त होगा यूपी में, दिल्ली। समझ गए? पिछली बार तो आप देखे थे पंजाब में कि हमारी सरकार चल रही है। बहुत शुक्रिया आकाश मिश्रा जी और सर्वेश्वर पाठक जी, आप दोनों का एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये तमाम पार्टियां हैं, भले ही दावा करती हों कि विकास है, जनता से जुड़े मुद्दों का ये दावा करती हैं, लेकिन इनकी रणनीति में सबसे ज्यादा जातिगत और धार्मिक समीकरण शामिल होते हैं। भाई ये फैसला जनता को यानी आपको करना है कि आपके लिए क्या जरूरी है, जाति धर्म या फिर रोजगार, विकास और सुरक्षा, क्योंकि सरकार चुनने का ये वक्त आमतौर पर 5 साल में एक बार ही मिलता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन एएनबी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।